विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चैप्टर 3 के शुरुआत के 20 पेज निपटाते हैं। ठीक है, पहले पेज में कुछ नहीं है। पहले पेज में कहता है कि ये एक पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर, ओपीसी है तो 1, और ये 15 तक लेके हम जा सकते हैं। 15 से ऊपर लेके जाना है सर, लेके जाते हैं, एसआर पास करवा देना। और ये कहता है लिस्टेड कंपनी है तो एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी है उसकी पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसमें एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, और एक डायरेक्टर होना चाहिए जो आपका रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सर रेजिडेंट कैसे पहचानते हैं? जो 182 डेज रहा हो प्रीसीडिंग ईयर में, नहीं ड्यूरिंग ईयर में, ये याद रखना। फिर आ जाओ, इसके बाद कुछ नहीं है। रेगुलेशन 17 जिसकी लाइन हमेशा स्टार्ट होगी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वेयर एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर्स हैव बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड शैल हैव मैंडेटरी, एंड टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी कंपनी में 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए। अब आ जाओ चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन का क्राइटेरिया, सर यहाँ बच्चे गलती करेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या गलती करेंगे। इधर लिखा है अगर चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड है, सर यहाँ पर लिख क्या हो गया आप लोग, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी अगर एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है। चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड अगर एग्जीक्यूटिव है तो 50% ऑफ द डायरेक्टर शैल भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाएंगे। अगर चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड कंपनी चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 ऑफ द डायरेक्टर शैल भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है बट प्रमोटर है, प्रमोटर से रिलेटेड है तो, और या फिर 1 लेवल बिलो द मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो फिर तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 50% हो जाएंगे। इतना ही था यहाँ पे अब आए एनएससी मेन है। एनएससी का क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 8 डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 8 डायरेक्टर होने चाहिए। जो चेयरपर्सन है वो सीईओ और एमडी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर 50% से ज़्यादा पब्लिक शेयर होल्डिंग है तो एटलीस्ट 50% ज़्यादा पब्लिक शेयर होल्डिंग है तो 50% से ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। 50% या उससे कम है तो एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर सेल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 2 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए जिसमें से 1 वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। सर इतना ही था यहाँ पे। हाँ 8 डायरेक्टर, और SES वगैरह में ये 6-15 डायरेक्टर, IAS में 6-15 और इन गवर्न में 7-15। अब आ जाओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्राइटेरिया पे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले 149 सबसेक्शन 6 की बात करते हैं कंपनीज एक्ट का। तो पहले कहता है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता? मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं बन सकता, WTD नहीं बन सकता, खत्म। अब दूसरा कहता है इसकी क्राइटेरिया, सर पहले उसको बोर्ड को लगना चाहिए, बोर्ड इज़ द ओपिनियन इज़ अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा वो नहीं होना चाहिए अभी, या तो था क्या प्रमोटर किसका, कैश का, वो अभी नहीं होना चाहिए क्या रिलेटिव किसका, प्रमोटर और डायरेक्टर कैश का, वो उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। याद रखना, अगर मैं खुद का क्राइटेरिया देख रहा हूँ तो 2 साल और करंट ईयर, और रिलेटिव का देख रहा हूँ तो भी 2 साल करंट ईयर, अगर हम दोनों का मिला के देख रहे हैं तो 3 साल करंट ईयर। चलो वापस आते हैं। अगर वो खुद के डायरेक्टर की कोई पैक्यूनरी रिलेशनशिप है अदर देन बाय बीइंग ऑफ रिसीविंग ऑफ एज ए डायरेक्टर, ठीक है, और कितनी है एक्सीडिंग 10% आ रही है, अगर या फिर कंपनी में कैश में किसी में भी, तो वो नहीं बन सकता प्रीसीडिंग इस 2 साल में, पिछले 2 साल में या फिर इस साल में, तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। बढ़िया सर। अब अगले में क्या आया, यहाँ पे उसका खुद का क्राइटेरिया खत्म होता है। अब आगे रिलेटिव है, नीदर ऑफिस रिलेटिव नॉर ऑफिस रिलेटिव जो भी है वो सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए। किसमें? कैश में कितना सर? 2% ऑफ द, वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल ही। पर अगर उसकी एक्सेप्शन ये बनाता है कि वो कर सकता है, कितना फेस वैल्यू के शेयर होल्ड कर सकता है 50 लाख रुपीज़ तक के, और 2% ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड कर सकता है। अब इसके अगले पॉइंट है कि वो वो इंडेटेड नहीं होनी चाहिए, उसका रिलेटेड या गारंटी नहीं दी होनी चाहिए। इधर अमाउंट नहीं है क्योंकि नीचे उन्होंने एग्रीगेट करके बता देंगे, सिर्फ एज में भी स्पेसिफाइड अमाउंट इन प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर और करेंट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट पॉइंट आता है कि एनी अदर पैक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए रिलेटिव की, कितनी? जो 2% ऑफ द क्रॉस टर्नओवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस इसलिए यहाँ पे इतना था। अब आगे दोनों का पॉइंट, नीदर हिमसेल्फ और नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव क्या नहीं होना चाहिए? KMP नहीं होना चाहिए, यस KMP नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। KMP एम्प्लॉई अगर चल जाएगा पिछले 3 सालों में और अभी साल में नहीं होना चाहिए। पर मान लो मेरा रिलेटिव एम्प्लॉई था पिछले 3 सालों में तो मैं एलिजिबल हूँ अपॉइंट होने के लिए। और मान लो अब दूसरी कंडीशन आएगी कि नीदर ही और एनी ऑफ हिज रिलेटिव, दोनों मिला के क्या नहीं होनी चाहिए? एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर किसके? CA CS CMA फर्म के। और एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर किसके नहीं होने चाहिए? एनी कंपनी, एनी फर्म दैट, एनी लीगल फर्म और कंसल्टिंग फर्म दैट हैज़ और हैड रिसीव्ड, मतलब अभी या तो पहले, क्योंकि 3 साल का क्राइटेरिया भी देखना है ना। 10% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द फर्म, ठीक है। और या तो वो
ये जो मैं या मेरा रिलेटिव क्या है, सीईओ और सीईओ डायरेक्टर है किसका, एक एनपीओ का, जो रिसीव कर रही है 25% या उससे ज़्यादा ग्रॉस टर्नओवर की रिसीट कंपनी से, ठीक है। और या तो एनपीओ होल्ड कर रही है 2% वोटिंग शेयर किसमें, कंपनी में, और या तो मैं और मेरा रिलेटिव ही वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है सामने वाली कंपनी में। अब यहाँ पे ख़त्म हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्राइटेरिया। अब कंपनीज एक्ट में आते हैं कि किन किन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है कंपनीज एक्ट में। तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं फॉलोइंग कंपनी को, क्या, लिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, और एग्रीगेट बोरिंग मोर देन 50 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, तो उनको 2 करना है। पर ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा जॉइंट वेंचर कंपनी पे, होली ओन सब्सिडरी पे और गवर्नमेंट कंपनी में। अब है एलओडीआर का प्रोविज़न। एलओडीआर क्या कहता है, एलओडीआर कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई भी हो सकता है पर वो नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पे सब कुछ सेम है। पहले आपको बता दूँ कि फ़र्क क्या है, 3 साल का फ़र्क है। यहाँ वहाँ पे सब 2 साल भी है, करंट भी है, यहाँ पे 3 साल और करंट ईयर, ठीक है, देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमें, अब मैं तुम्हें सिर्फ एक जल्दी का टाइम है, जल्दी बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जैसे हमने पिछले में पढ़ा था ना, पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए 10% और एक्सीडिंग 10%, यहाँ पे पेक्यूनरी रिलेशनशिप की लिमिट नहीं दी है, सिर्फ ये लिख दिया है मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सेम चल रहा है, पर यहाँ पे क्लॉज एक्स्ट्रा और आ जाता है कि जो रिलेटिव वाले में था ना कि 2% से ज़्यादा ग्रॉस टर्नओवर नहीं होना चाहिए, सारे क्लॉज को मिला के यहाँ पे एक और क्लॉज हो जाता है। बाकी वो इंडेमनिटी सिक्योरिटी गारंटी सेम चलेगा। यहाँ पे एक लास्ट क्लॉज ये आ जाता है कि सारा मिला के 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और 50 लाख विच एवर इज लेस, यहाँ पे 50 लाख की लिमिट डाल के लेस लगा दी है इन लोगों ने बस। और यहाँ पे जैसे वहाँ पे था ना एम्प्लॉय पिछले 3 सालों में था तो वो एलिजिबल था। यहाँ पे एम्प्लॉय अगर रिलेटिव का एम्प्लॉय, अगर रिलेटिव जो एम्प्लॉय है वो इस साल भी है, मतलब कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, तब भी वो एलिजिबल है। और वो 2% वाला यहाँ भी था, 2% वाला वहाँ भी था। और यहाँ पे है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, वो मटेरियल सप्लायर नहीं होना चाहिए, लेसर नहीं होना चाहिए, लेसी नहीं होना चाहिए, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पे है वो इज़ नॉट अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी ऑन द बोर्ड विच एनी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज कंपनी ऑन द बोर्ड, मतलब बोर्ड इंटरलॉक नहीं होनी चाहिए। अब आया हमारा आईआईएस का क्राइटेरिया। आईआईएस क्या कहता है, पहले कहता है कि तुम पहले 2 में ना, पहले आप लक्ष्मण रेखा पार करके आओ, 149(6) भी आपको एलिजिबल होने चाहिए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर रेगुलेशन 16 भी एलिजिबल होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे कंसीडर करे जाओगे। एक बात और कहता है यहाँ पे कि अगर कोई लेंडर है और या कोई लास्ट शेयर होल्डर का नॉमिनी है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, पर वो बन सकता है अगर लेंडर नहीं रहा और जो लास्ट शेयर होल्डर था उसने अपनी होल्डिंग बेच दी। बस इतना ही कहता है। इन गवर्न कहता है कि वो रेमुनरेशन रिसीव नहीं करना चाहिए अदर देन जो भी उसकी क्या कहते हैं रेमुनरेशन एज अ डायरेक्टर वो रिसीव कर सकता है, और मेजर गवर्नेंस इशू नहीं होनी चाहिए कंपनी में, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब आया मेन आईएफसी। यहाँ पे हम आएंगे 11वें पेज पे, 8 मिनट सही है टाइम। आईएफसी कहता है, आईएफसी में क्राइटेरिया है एक चीज़ क्या रखना, 5 साल, ठीक है। आईएफसी कहता है कि मैं अभी और एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, और वो एफिलेटेड नहीं होना चाहिए एज अ, और इसका पर्सनल पहला वो खुद या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कंपनी में या तो रिलेटेड में, उसकी रिलेटेड पार्टी में। सेकंड, वो उसका ना कोई पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कंपनी से रिलेटेड पार्टी से, और वो एफिलेटेड नहीं होनी चाहिए एनी एनपीओ से जो मटेरियल सिग्निफिकेंट फंडिंग दे रही है कंपनी को, ठीक है। और वो रिलेटेड या एम्प्लॉयड बाय ऑडिटर नहीं होना चाहिए, रिलेटेड या एम्प्लॉयड बाय ऑडिटर नहीं होना चाहिए पिछले 5 सालों में कंपनी या उसकी रिलेटेड पार्टी में। और वो सिग्निफिकेंट सप्लायर बोल दिया, हाँ वो एफिलेटेड नहीं होना चाहिए, नॉट अ सिग्निफिकेंट सप्लायर नहीं होना, कस्टमर इससे एफिलेटेड नहीं होना चाहिए पिछले 5 सालों में। और वो जो इमीडिएट रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए जो पिछले 5 सालों में कंपनी का एम्प्लॉय था, ठीक है। ये सब क्राइटेरिया है, 6-7 पॉइंट बता दिए हैं, इतना ही है। अब आया मलेशिया कहता है। मलेशिया कहता है छोटी कंपनी है, मतलब इन्होंने क्राइटेरिया तो बताया नहीं। मलेशिया के अंदर लार्ज कंपनी है तो मोर देन 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और अगर कम है तो 50% डायरेक्टर रख लो। सिंगापुर कहता है कि अगर आपका चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो मेजॉरिटी एनईडी की बनाओ, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ही बनाओ। और फिर आया फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। यहाँ पे बोर्ड चेक करते हैं 2 लेवल पे। बोर्ड आता है इंडिपेंडेंस एट द बोर्ड, इंडिपेंडेंस एट द सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर। सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है जो 10% ऑफ द शेयर होल्ड कर रहा है कंपनी में, या 10% ऑफ द वोट्स होल्ड कर रहा है, या फिर जो डायरेक्टर उस कंपनी का सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर खुद है, तो फिर वो नहीं एलिजिबल हो पाएगा। सेकंड, इसमें कंडीशन क्या है, वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, पिछले 3 सालों में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए।
वो कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन रेमुनरेशन नहीं ले रही है, अदरवाइज देना डायरेक्टर, ठीक है। तीसरा मतलब वो बोर्ड वो मैं सामने वाली कंपनी की ऑपरेशन में ना हो, जिस सामने वाली कंपनी का डायरेक्टर हमारी भी ऑपरेशन में है, ये नहीं होना चाहिए। और वो पिछले पिछले साल में पास्ट ईयर है, यहाँ पे फिनिश में ना पास्ट ईयर वाला क्राइटेरिया चलता है। तो पास्ट ईयर में वो क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या तो सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय जो एक मटेरियल कंपनी के लिए है। अब है टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल, 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर सकता है अपॉइंट, और उसके बाद भी रीअपॉइंट हो सकता है बाय पासिंग ऑफ SR, प्रोवाइडेड सेल नॉट एक्सीड 2 टर्म्स के बाद अपॉइंट नहीं होगा अनलेस 3 साल की वो क्या सेट ऑफ नहीं कहते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड अपना खत्म नहीं करके आया। अगर उसको दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो फिर दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो आपको इन 3 सालों में ना किसी भी एसोसिएट नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, याद रखना। अब IAS क्या कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, IAS ये कहता है कि मैं तो कहता हूँ 10 साल के बाद तुम अपॉइंट ही मत करना किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, और 10 साल खत्म होने वाले हैं, 6 महीने पहले भी है ना, तो भी वो रिकमेंड यही करता है कि आप मत अपॉइंट करना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। और IAS है ना हमेशा क्या देखता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है सर, 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसके बाद से नहीं गिनेगा। अगर वो 2013 से पहले भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज ID था तो वहीं से उसका टेन्योर गिना जाएगा। और इसकी क्राइटेरिया क्या है, ये भी 3 साल देखता है। 3 साल में मतलब अगर मान लो ये कहता है कि अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था होल्डिंग पेरेंट कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में मतलब रिलेटेड कंपनी में ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था 10 साल से ज़्यादा, तो फिर वो अपॉइंट नहीं हो सकता है कंपनी में, ठीक है। और अगर वो फॉर्मल एग्जीक्यूटिव था और कूलिंग पीरियड उसने ख़त्म नहीं करा तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कूलिंग पीरियड ख़त्म भी कर लिया, पर जब वो कूलिंग पीरियड ख़त्म करके आया ना तो सेम मैनेजमेंट में आया, मतलब जो सुपरवाइज़र वो पहले छोड़ के गया था, जो मैनेजमेंट वो पहले छोड़ गया था, वही मैनेजमेंट अभी भी आ रही है, तो नहीं हो सकता। अब वो लास्ट कहता है कि पिछले 3 सालों में ना एग्रीगेट अटेंडेंस इसकी 75% होनी चाहिए। इन गवर्न कहता है इन गवर्न तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बड़ा खतरनाक है। ये कहता है 10 साल के बाद ये चाहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अगेंस्ट वोट करो, मतलब उसको अपॉइंट ही होने मत दो। और ये कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसने अपॉइंट किया है, मतलब इसने 3 साल अपने कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं, वो ID अपॉइंट नहीं हो सकता। सेकंड ये कहता है NED भी अगर अपना कूलिंग पीरियड खत्म करके आया हो तो भी मत अपॉइंट करो इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मलेशिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहता है कि 9 साल से ज़्यादा कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। 9 साल से मैक्सिमम 9 साल है 10, पर 9 साल के बाद वो एज नॉन ID अपॉइंट हो सकता है। पर अगर उसको ID अपॉइंट करना है, दोबारा सुन लो, अगर उसको ID अपॉइंट करना है तो फिर 2 टायर वोटिंग सिस्टम का प्रोसेस चलेगा। 2 टायर वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम बाय लार्ज शेयर होल्डर, वोटिंग सिस्टम बाय स्मॉल शेयर होल्डर। लार्ज शेयर होल्डर में कौन कौन आते हैं, जो 33% वोटिंग शेयर होल्ड करते हैं कंपनी के, या फिर वो खुद लार्ज शेयर होल्डर है, या तो जिसकी इंस्ट्रक्शन से बोर्ड अपना काम करता है, या उसके बाद पावर है मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड कॉम्पोजिशन छेड़ने की, मतलब अपॉइंट करने की। और सेकंड टायर वोटिंग सिस्टम कहता है कि मिनिमम मतलब जो रूल होता है ना 50% वाले से क्राइटेरिया पास करा, तो अगर ये दोनों होता है तो वापस भी अपॉइंट हो सकता है ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब आया लास्ट 19वें पेज पे हम आ गए हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक ही अभी मेरा वाला। ये कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट रिमूवल कैसे होगा। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रिमूवल होगा, ये MCA की एक IICA वेबसाइट है, वो IICA का बोर्ड है, वो डाटाबेस है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन सब कुछ रखता है। वहीं से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कंपनी चाहती है अपॉइंट करना कर सकती है। पर ये याद रखना कि ड्यू डिलिजेंस ऑलवेज कंपनी के बेस पर ही होगा, ये नहीं कि लाइबल नहीं होगा। IAS सिर्फ आपको एक जरिया बता रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का, ये नहीं बता रहा है कि आप कैसे अपॉइंट, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने करा है सब कुछ, ठीक है। और अपॉइंटमेंट आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करनी है, जनरल मीटिंग में होता है, आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ भेजना पड़ेगा। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि जस्टिफिकेशन कि हम क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नोटिस जाएगा उसके साथ में एक स्टेटमेंट भी जाएगी। स्टेटमेंट क्या जाएगी सर, स्टेटमेंट जाएगी कि ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो 149(6) का या फिर रेगुलेशन 16 का क्राइटेरिया पूरा करता है। अब इसका आया प्रोसेस कि कैसे प्रोसेस करना है, मैंने 2 पॉइंट बता दिए। पहले बोर्ड इंश्योर करेगा कि डाइवर्सिटी है स्किल्स वगैरह की, उसके हिसाब से बोर्ड अपॉइंट करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो गया। तीसरे में कि जो नोटिस जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, वो पॉइंट दोबारा यहीं पे आता है प्रोसेस में। चौथा कहता है कि जो अपॉइंटमेंट होगी ना, अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू होगी। अपॉइंटमेंट लेटर में क्या इंक्लूड होगा, उसकी फिड्यूशरी ड्यूटी होंगी, उसका कोड ऑफ कंडक्ट जो एथिक फॉलो करने से एक्सपेक्टेशंस होंगी, जो वो चाहता है बोर्ड कि वो फॉलो करे। फोर्थ
वो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना चाहिए, रेमुनरेशन उसकी लिखी होगी उसमें, भाई टाइम पैसे के लिए आ रहा है ना बंदा, उसका टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट होगा मेन, तो सबसे मेन है। और जो उसकी जो अपॉइंटमेंट का है ना, वो इंस्पेक्शन रजिस्टर ऑफिस पे ओपन रहेगी, कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, और वेबसाइट पे उसका देख सकते हैं उसके अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया वगैरह MCA की। बस ये हो गए हमारे 20 पेज।